मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा के लिए शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में हैं। वो कल केंद्रीय चुनाव समिति के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। खबर है कि शिवराज अपने साथ संभावित प्रत्याशियों की सूची लेकर आए हैं। उधर नरेंद्र सिंह तोमर और अरविंद मेनन आज बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। पटना में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात करके उन्हें जानकारी दी। इस मुलाकात में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। नीतीश का कहना है कि उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव मदद दिए जाने का आश्वासन दिया गया है। एक बार फिर 2 नवंबर को नरेंद्र मोदी बिहार जाएंगे और धमाके में घायल हुए लोगों से मुलाकात करेंगे। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने नरेंद्र मोदी के दौरे की जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी है। उधर जेडीयू का कहना है कि जब मुंबई में बिहारियों पर हमले हुए तो फिर मोदी मुंबई क्यों नहीं गए। दिवाली से पहले ही सरकार महंगाई की एक और गाज गिरा सकती है। किरीट पारेख कमेटी ने डीजल के दामों में 5 रुपए प्रति लीटर और रसोई गैस के दामों में 250 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाने की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट में सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर 6 करने की भी सिफारिश की गई है। नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हमारे खास मेहमान हैं एसवाई कुरैशी साहब। कुरैशी साहब देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं और आज हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि निर्वाचन प्रणाली में किस तरह के सुधार की आवश्यकता है। देश के 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं उसमें फ्री और फेयर इलेक्शन संपन्न हो, उसके लिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट से लेके समय समय पर आवाज उठती रही है कि जो मौजूदा चुनाव प्रणाली है, जो पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसमें बदलाव की बहुत आवश्यकता है। तो बदलाव क्यों नहीं हो पा रहा है, इन सब सवालों पर उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। कुरैशी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हम यहीं से बात शुरू करते हैं कि इतने साल हो गए, आपने भी बहुत कोशिश की जब आप उस पद पर थे। बदलाव में परेशानी कहाँ है, क्यों नहीं हो पा रहा है बदलाव जिसकी जरूरत है? देखिए, हमें भी ये हैरानी होती है कि इतनी रेजिस्टेंस या इंडिफरेंस क्यों है कि 20 साल से हमारे रिफॉर्म के प्रपोजल्स हैं। चलो, जो ओल्डेस्ट प्रपोजल है उसके बाद हर साल 2 साल में कुछ न कुछ नए प्रपोजल्स आते हैं। हम सरकार को लिख के थक गए, कुछ उस पर एक्शन होता नहीं। जवाब यही मिलता है कि कंसेंसस नहीं हो पा रहा, पॉलिटिकल पार्टीज एक आवाज नहीं हो पा रही, तो उस चक्कर में वो डिले होता चला जा रहा है। लेकिन इस दौरान आप देखेंगे कि नेताओं की जो एक इमेज है जनता की निगाह में बड़ी खराब होती जा रही है, जो देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज नहीं। और वैसे तो हमारे 25 प्रपोजल्स अब हो गए हैं जो पेंडिंग है, जिनमें से लेकिन 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स, कि इनको कैसे उनसे दूर रखा जाए, और दूसरा है पॉलिटिकल फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी, कि सबको पता हो कि ये पैसा कहां से आया, किस तरह खर्च हो रहा है, ताकि किसी किस्म का कोई पीछे से कोई लेन देन चल रहा है वो ना हो। हमारा कहना है कि रेप, डेकॉइटी, मर्डर, किडनैपिंग जैसे सीरियस गंभीर अपराध जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा होगी, उनको आप इलेक्शन लड़ने से रोकिए। वो जवाब देते हैं कि साहब ये तो कानून के खिलाफ होगा, ये तो इनोसेंट है, जब तक कन्विक्ट ना हो जाए तो इनोसेंट है। हम कहते हैं कि इनोसेंट तो 2,68,000 वो लोग हैं जो जेलों में आज हैं। 4 लाख में से 2,68,000 हिंदुस्तान की जेल में जो आज हैं, उनके तो फिर खिलाफ अभी उनकी कन्विक्शन हुई नहीं। हमने इसके 3 सेफगार्ड सजेस्ट किए और हम ही ने नहीं, लॉ कमीशन ने भी, सारे जूरीज ने, कि एक तो छोटे मोटे अपराध छोड़ दीजिए, सीरियस अपराध जो हैं कम से कम उस पर आप इनको डिबार कीजिए। दूसरा ये केस कम से कम 6 महीने पहले इलेक्शन से फाइल हो गया हो। तीसरा, अदालत ने उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम कर लिए हो। अब अदालत तो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, अगर उन्होंने माइंड बना लिया और ये कहा कि ये चार्जेस बनते हैं, प्राइमा फेसी भी चाहे उस स्टेज पे है, उस स्टेज पे इन्हें वंचित कर देना चाहिए। इसके ऊपर जो सुस्ती हो रही है, ये मैं समझता हूँ बहुत नुकसानदेह है। इलेक्शन सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का एक जरिया है। चुनाव के दौरान तमाम तरह के जो अवैध पैसे होते हैं उसको ये लोग चुनाव में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साथ में ये भी आलोचना होती रहती है कि महंगाई को देखते हुए जो एक्सपेंडिचर की लिमिट है
उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। अगर आप उस भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं कि काले धन का प्रयोग न हो, तो आपको एक रैशनल तरीके से सोचना पड़ेगा और एक तालमेल बना के चलना पड़ेगा। इसके लिए आपका क्या व्यू है? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो मैंने कहा था कि इलेक्शन एक करप्शन का सबसे बड़ा स्रोत और फाउंटेन बन गया है, उसके पीछे मेरा मतलब ये था कि इलेक्शन में जितना पैसा खर्च होता है, तो लोग 5-5, 10-10 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। अब जब 10 करोड़ रुपए खर्च करके जो आदमी जीत के आता है, वो आते ही अपने अफसरों को बुलाएगा कि इलेक्शन में मेरे 10 करोड़ खर्च हो गया, 15 हो गया, अब मुझे आप मंथली पैसा देना शुरू कर दो, मैंने लौटाने हैं। तो अब पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी में नेक्सस हो गया। पॉलिटिशियन ने करप्शन की इजाजत दे दी, बल्कि इनवाइट कर ली कि मुझे पैसे चाहिए, अफसर को मौका मिल गया कि वो करप्शन शुरू कर दी। तो जब पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस हो जाए करप्शन में, तो उसकी वजह से एक विशेष सर्कल हो जाता है। इसलिए पैसे के जो रोल है इलेक्शन में, उसको रोकथाम जरूरी है। यही वजह है कि कानून ने एक लिमिट निर्धारित की, वरना कानून कह सकता था कि जितना भी पैसा खर्च करना कर लो, एक निर्धारित किया ताकि एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए। दूसरे, अगर आप बियॉन्ड योर मीन्स खर्च करेंगे तो किसी न किसी से पैसा लेंगे, या क्रिमिनल से लेंगे, तो वो मुफ्त तो पैसा मिलेगा नहीं, वो अगर आपको पैसा देगा तो उसके बाद में फायदा उठाएगा। तो इसलिए कानूनी तौर पर कैप है। आपने दूसरा जो इशू उठाया कि वो कैप कितना होना चाहिए, वो लिमिट कितनी होनी चाहिए, उसके ऊपर डिबेट होती रहती है, होनी चाहिए। एक तो ये इसका निर्धारण इलेक्शन कमीशन नहीं करती, ये मिनिस्ट्री करती है, सरकार करती है। पिछली बार हमारे रिकमेंडेशन पे इन्होंने 10 से बढ़ा के 16 लाख कर दी थी विधानसभा के लिए, और पार्लियामेंट के लिए 25 से 40। अब जब हम बात करते हैं तो कई पार्टीज कहती हैं कि ये तो बहुत है लिमिट, इससे ये तो बहुत ज्यादा, ये तो सिर्फ अमीर लोग ही इलेक्शन लड़ पाएंगे। लेफ्ट पार्टीज खासतौर से ये कहती हैं कि हमें तो डिसएडवांटेज हो गया, तो लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब हुई। रैशनल लिमिट क्या है, ऊपर कोई साइंटिफिक फिगर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए, जितनी हायर लिमिट होगी उतना अमीर आदमी लड़ पाएगा, गरीब आदमी इलेक्शन लड़ पाएगा। ये हमारी दुविधा है। पिछले चुनाव में देखा गया पेड न्यूज को लेके आपके बहुत सख्त विचार थे उस पर, आपने तमाम तरह के कार्रवाई भी करने की कोशिश की थी। फिर चुनाव है, हो रहा है, जगह जगह से खबरें आने लगेंगी कि पेड न्यूज चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है। तो इसको किस तरह से रेगुलेट किया जा सकता है? देखिए, आपने दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो पेड न्यूज हमारे लिए, देश के लिए बहुत ही एक कलंक है, बहुत खतरनाक सिचुएशन है। डेमोक्रेसी में मीडिया का तो बहुत बड़ा रोल है। इसको तो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। अगर वो पिलर ही ढीला हो जाए, बल्कि उल्टा नुकसान पहुंचाने लग जाए कि पैसे ले लेके खबरें लिखे, तो उससे जनता के साथ विश्वासघात है। ये पेड न्यूज के खिलाफ हमने एक अभियान चलाया और काफी हमने 2-2.5 हज़ार के करीब नोटिस दिए। और मजे की बात है कि ज्यादातर लोगों ने उसको एडमिट किया कि हाँ, हमने पेड न्यूज थी, हमने दिखाई नहीं थी, चलो हम अपने खाते में दिखा देते हैं। लेकिन ये सिर्फ अकाउंटिंग का मामला या खाते में दिखाने का मामला ही नहीं था, धोखेबाजी का था। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ ये धोखेबाजी रुकावट है, ये अनफेयर प्रैक्टिस है, इसलिए इसको रोकना जरूरी है। दूसरी चीज, आपने सोशल मीडिया की बात की। सोशल मीडिया के इंपॉर्टेंस दो कॉन्टेक्स्ट में। एक तो एक्सपेंडिचर की, जिसकी हम बात कर रहे थे कि भाई इस पे भी तो खर्चा होता ही है। अगर आप SMS भी सोशल मीडिया में गिना जाता है, बाकी ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब वगैरह, ये सोशल मीडिया भी तो मीडिया ही है। तो आप इसलिए इस पे आप खर्चा करते हैं तो इस खर्चे को भी अकाउंट फॉर कीजिए। तो इस पे इलेक्शन कमीशन ने जब ऑर्डर दिया, उस पे बड़ी जनता में एक रोष शुरू हो गया कि साहब इलेक्शन कमीशन सेंसरशिप करने जा रही है। ये बिल्कुल गलत धारणा है। आम सिटीजन से इलेक्शन कमीशन का इसमें कोई लेने देने नहीं था। ये तो उनका रेट सिर्फ चलता है पॉलिटिकल पार्टी पे, कैंडिडेट पे। पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट को ये कहा गया कि जो आप खर्चा करोगे बाकी के मीडिया पे और सोशल मीडिया पे भी आप करोगे तो उसको दिखाइए अकाउंट में, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरा इसमें मॉडल कोड एक कॉन्डक्ट है कि आप उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट हेट स्पीच
कोई या किसी को भड़काने की बात या किसी मजहब के नाम पे, कास्ट के नाम पे अपील करने लग जाए, देश में एक डिसयूनिटी कर दें, ये सारी चीजें डिसअलाउड है। सो अब ये सिचुएशन भी बड़ी अजीब है कि आप मैं आपको अखबार में गाली दूं तो आप मुझे सू कर देंगे, टीवी चैनल पे गाली दूं सू कर देंगे, पब्लिक मीटिंग में कर दूंगा, लेकिन सोशल मीडिया पे मैं जरूर गाली दे सकता हूं आपको। ये क्या मतलब हुआ कि जो लॉ ऑफ द लैंड है, कानून जो है वो तो सारे उस पर अप्लाई करता है। तो इसलिए सोशल मीडिया पे भी इस किस्म का कंट्रोल कि कोई नेता, कोई पॉलिटिकल पार्टी भड़कावे वाली बात नहीं करेगी, पर्सनल अटैक नहीं करेगी। तो ये तो राजनीति को साफ सुथरा करने के लिए और इलेक्शन को साफ सुथरा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद कुरैशी साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन फंडिंग जो बहुत दिनों से एक डिबेट इस पर चलता रहा है कि चुनाव का जो खर्च है वो सरकार वहन करे, इस पे इनकी क्या राय है। और इसके अलावा जो सोशल मीडिया की हम लोग बात कर रहे थे, उसमें जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना पोस्ट या हम कहें कि विचार देखने को, पढ़ने को मिलते हैं, उसमें और कितना सख्त कानून बनना चाहिए। प्रायोजक हैं सेरा, रिफ्लेक्ट माई स्टाइल और करें अपने पैसों को मल्टीप्लाई। एसएमएस करें EPIC 56363 पर। डिश टीवी का सुपर फैमिली पैक, इसमें यू टीवी है, वो गोभी है, डिस्का वेरी गुड। 220 चैनल्स 220 रुपए में, यानी 1 रुपए में 1 चैनल हर महीने। इतने से में इतना कुछ और कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी पूछ लो। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चान, कभी नहीं। क्यों लौटाऊं? डव लौटाना मतलब स्मूथनेस लौटाना। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क। ये डैमेज बालों को रिपेयर करे और उन्हें बनाए स्मूथ। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। My favorite metallic jewelry is inspired by my stylish Sarah Fawcett. Sarah reflects my style. जी अनमोल देखो सोना जीतो प्रतियोगिता 25 अक्टूबर से 5 नवंबर शाम 6:30 से रात 10 बजे के बीच जी अनमोल देखिए। आसान सवालों का जवाब दीजिए, जीतिए रोज कई आकर्षक इनाम और ज्यादा सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा रोज 1 तोला सोना। सारे विजेताओं की घोषणा अगले दिन ही की जाएगी। त्योहारों के इस शुभ अवसर पर आयशर ट्रैक्टर्स पेश करते हैं खुशियों की बरसात, यानी हर आयशर ट्रैक्टर की खरीद पर पाएं ढेरों उपहार। तो आज ही घर ले आए अपना गमाओ बेटा आयशर ट्रैक्टर। आयशर का वादा उम्मीद से ज्यादा। अपना फेसबुक स्टेटस अपडेट करना याद रखते हैं? ट्वीट करना भूलते नहीं? दोस्तों के साथ चैट करना जरूरी है ना? फिर वोट देना कैसे भूल सकते हैं? आखिर ये आपका हक है और जिम्मेदारी भी। सारे काम तो आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले वोट दें और जिम्मेदार नागरिक बने। ये आपके भविष्य का सवाल है। पहले वोट, फिर दूसरे काम। मैं तो इंतजार कर रही थी कि कब 18 साल की हूँ और मैं दूँ अपना पहला वोट। मैं एक जागरूक और सजग नागरिक हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। मैं पहली बार करूँगी मतदान, मुझे पता है अपनी जिम्मेदारी। एक सही प्रतिनिधि और सही शासक चुनने का। मैं तो मतदान जरूर करूँगा, आप भी अवश्य करें। पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ब्रेक पर जाने के पहले कि सोशल मीडिया या पेड न्यूज के बारे में कुरैशी साहब अपनी राय जाहिर कर रहे थे। हम इसी बात को और आगे थोड़ा बढ़ाते हैं और आपसे जानना चाह रहे हैं कि
जो मौजूदा कानून है उसमें फुल प्रूफ कोई एक्शन का प्रोविजन नहीं है सोशल मीडिया को लेकर। खासतौर से साइबर क्राइम के तहत मुकदमे दर्ज होते हैं, वो तुरंत छूट जाते हैं। हाल के दिनों में दो तरह का आंदोलन देखने को मिला है देश की जनता के सामने। एक अन्ना हजारे का आंदोलन, जो बाद में पता चला कि वो पूरा प्रायोजित एसएमएस था, जो कि पेड था। उस आंदोलन के जो कर्णधार लोग थे वो एजेंसीज हायर किए हुए थे और बाकायदे पे करके वो मैसेजेस डाले जाते थे। आम नागरिक उसको शुरू में समझ नहीं पाए, आंदोलन जब खत्म हुआ तब पता चला। दूसरा, अभी एक बीजेपी की तरफ से कैंपेन चल रहा है, उनके प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी तरफ से। अभी हाल में आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दे दिया और सोशल मीडिया के जरिए भी और अखबारों के जरिए कि सरदार पटेल की जब उनकी शव यात्रा निकली थी, उनका जो जनाजा के वक्त पंडित नेहरू नहीं गए थे। इतिहास को इतने गलत तरीके से डिस्टार्ट करके पेश करना, वो भी उस पर्सनालिटी के द्वारा जो कि प्राइम मिनिस्टरशिप का दावेदार है। अगर इस तरह की कोई फैक्चुअल मिस्टेक जानबूझ के की जा रही है सोशल मीडिया पर या और संचार माध्यमों के जरिए, तो आपको नहीं लगता है कि इसके लिए और सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए? देखिए, पॉलिटिकल चीज़ों पे तो मैं कमेंट नहीं करता हूं, लेकिन सोशल मीडिया की जो आपने जनरल बात कही है कि तरह सोशल मीडिया बहुत पावरफुल मीडियम है, इसके जरिए देश में आग भी लगाई जा सकती है। और आपने देखा कि इस तरह वो असम के बारे में जो एक सोशल मीडिया कैंपेन हुआ कि सारे असमी लोग जो थे बेंगलोर थे, कहाँ से हजारों की तादाद में वापस गए। तो सोशल मीडिया की पावर का तो अंदाजा हो गया, अगर वो पावर अच्छी तरह यूज की जाए कि नेगेटिवली। इसलिए जो मीडिया में जो कुछ कहना होता है उस पर देश के बहुत सारे कानून है। जैसे आप किसी के खिलाफ उसकी मानहानि करें तो देश के विरोधी बात करें तो बेशक आप जंतर मंतर पे बैठ के आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप कहिए, लेकिन जिस कानून ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया है उसी कानून ने उसी आर्टिकल में 19 में उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी की है कि आप देश विरोधी बातें नहीं कर सकते, भड़का वाली बात नहीं कर सकते। उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो हम लोग भूल जाते हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खतरे में है, ये वो करते हैं। इसलिए सोशल मीडिया को बिल्कुल ही बेलगाम होना ये तो अच्छी चीज नहीं है। इलेक्शन फंडिंग स्टेट के जरिए होनी चाहिए। आपको लगता है कि अगर स्टेट के जरिए इलेक्शन फंडिंग की व्यवस्था हो जाए तो जो ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है चुनाव में, जो करप्शन आप भी मानते हैं कि इलेक्शन के जरिए बहुत ज्यादा करप्शन को बढ़ावा मिलता है, उस पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है? जी नहीं, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं और जब भी किसी भी नेता ने ये या किसी ने इसका जिक्र किया मैंने उसका पुरजोर की अपोजिशन की है, क्योंकि प्रैक्टिकल रीजन से कि पर्पज ऑफ कोर्स इस सजेशन के पीछे है कि भाई जो बेमानी है इलेक्शन में वो खत्म होनी चाहिए, इंटेंशन दोनों की एक ही है। लेकिन स्टेट फंडिंग से अगर ये सुधार हो जाए ये तो जरूर कर लीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता लगेगी, क्योंकि ये जहन में ये मान के चलिए कि जो हम 16 लाख रुपए विधानसभा में खर्च होता है या 40 लोकसभा पे, जो व्हाइट में बिल्कुल उसका तो अकाउंट फॉर है, एक प्याली चाय भी होती है तो उसका हिसाब लिखा हुआ होता है। 4-5 करोड़ 10 करोड़ जो ब्लैक में खर्च होते हैं, हमारी समस्या वो है। स्टेट फंडिंग तो यही होगी ना कि जो 40 लाख आप खर्च कर रहे हैं चलिए सरकार से ले लीजिए, ये होगी। ये तो नहीं होगा जो 5 करोड़ रुपए आप बाकी बेमानी के लिए रिश्वत के लिए करें वो भी हमसे ले लीजिए, तो 5 करोड़ की जो बेमानी हो रही है वो तो फिर भी चलती रहेगी, बल्कि वो 5 करोड़ 40 लाख हो जाएगी। जो आपने 40 लाख बचाया वो सरकार से लगे वो भी इसमें डाल दीजिए, तो ब्लैक मनी इस तरह कंट्रोल में आ जाए। इसलिए स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन तो गलत है। फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, नॉट इलेक्शंस बट पार्टीज सोचा जा सकता है, बल्कि डिजायरेबल हो सकता है। वो किस रूप में होगा कि आफ्टर ऑल पॉलिटिकल पार्टी चंदा लेती हैं, किससे लेती हैं कुछ पता नहीं, किसी बड़े बिजनेस हाउस से लेंगी तो उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश रहेगी, किसी ब्लैक मनी या टेंटेड मनी लेंगी तो उसका उल्टा असर होगा। हमको उनका जो ऐसे लोगों के अंकुश से पार्टी को निकाला जाए कि हर वोट जो पार्टी को मिले उसके अगेंस्ट 100 रुपए
स्टेट से मिल जाएगा। तो 500-700 करोड़ रुपए जो हर साल हर पार्टी रेज करती है, वो उसको ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कि जितने वोट आए थे उसको उतने मुताबिक आपको कैश मिल जाए। 500-700 करोड़ रुपए अगर हर पार्टी रेज कर लेती है तो वो किसी क्रिमिनल पे उसकी डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, किसी बिजनेस हाउसेज पे उसकी डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। वो एक सिस्टम ऐसा है जिसपे जरूर गौर करना चाहिए। लेकिन अभी एक हाल में सजेशन कहें या रूलिंग कहें आया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, और उसमें उन्होंने बोला था कि जो आरटीआई में सवाल पूछे जाते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कहां से आ रही है, तो इसको सार्वजनिक करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, जिसका सबने लगभग विरोध कर दिया। क्या अगर इस बात को लागू कर दिया जाए ईमानदारी से तो भ्रष्टाचार को मिनिमाइज करने में कुछ मदद मिल सकती है? इलेक्शन कमीशन के जो कई प्रपोजल में एक प्रपोजल ये भी रहा है कि पॉलिटिकल फंडिंग ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यानी पैसा कहां से आया जनता को पता होना चाहिए, किन चीजों पर खर्च हुआ वो पब्लिक डोमेन में। हमारी एक सिंपल सी डिमांड रही है कि आप हर साल एक तो सारी ट्रांजैक्शन चेक से कीजिए, फिर आपने सुना होगा सभी पार्टी कह लेंगे कि जी ये आरटीआई कहां से आ गया, हम तो इलेक्शन कमीशन के अंडर में जो वो कहता है, हम जब कहते थे तो आपने तो सुनी नहीं। अब आपको इलेक्शन कमीशन सेवियर दिखने लग गया, और हम जो बात कर रहे थे हम तो ये भी नहीं कहते थे कि आप रोज सुबह शाम हम आपसे सवाल जवाब करेंगे, हमें कोई सवाल जवाब का शौक नहीं है। आप साल में एक बार ऑडिट करा के पब्लिक में डाल दीजिए, डोंट इवन टॉक टू अस, राइट। अब आरटीआई में तो सुबह से शाम तक रोजाना 200 सवाल आ जाया करेंगे एप्लीकेशन, लोग इसको इतना अब्यूज भी करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है आरटीआई, लेकिन इसका जो अब्यूज है वो इसकी एक डार्क साइड है। अब वो एक टीवी के दूरदर्शन पे एक डिस्कशन चल रहा था, उसमें सुभाष अग्रवाल जिन्होंने पिटिशन किया था वो भी थे, मैं भी था। उन्होंने कहा, कहने लगे अगर पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन कमीशन की ये बात मान ली होती तो मेरे दिमाग में तो ये पिटिशन करने का ख्याल भी ना आता कि जो मैंने किया है। आप हरियाणा कैडर के सिविल सर्वेंट रहे, हरियाणा और खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके बारे में एक आम राय है कि यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं वो अपने व्हीम से पूरी ब्यूरोक्रेसी को चलाना चाहते हैं, और अगर वो कोई बात कहते हैं कि इसको करिए, और अगर कोई भी सिविल सर्वेंट उस पर अपनी नाइतफाकी जाहिर करता है तो बहुत बुरा मान जाते हैं, बहुत विंडिक्टिव हो जाते हैं। आपने वहां रहते हुए किस तरह से बैलेंस किया कि जो गलत काम है नहीं करना है? अलग अलग लोगों के साथ आपने काम किया, अलग अलग टेम्परामेंट और अलग अलग पर्सनालिटी थी हरियाणा के उन नेताओं की, आपने सबके साथ लगभग काम किया। आप कैसे उस काम को बैलेंस कर पाए? बड़ा दिलचस्प सवाल आपका। ये फैक्ट है कि जब मैं हरियाणा में आया तो बंसीलाल जी की सरकार थी, उसके बाद देवीलाल जी आ गए, उसके बाद देवीलाल जी की सरकार में बीजेपी भी शामिल थी, उनके साथ तालपुर रहे, चौटाला साहब की आए, भजन लाल की, उन सबके साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे रहे। इसका मतलब ये नहीं कि जो वो चाहते थे मैं कर देता है, वो उसके बावजूद रहे, क्योंकि उनको ये ख्याल हो, ये इंप्रेशन होने हो गया, जो मेरी इमेज थी ये बन गई कि ये आदमी ठीक काम करेगा, गलत हमारे लिए भी नहीं करेगा और हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर भी गलत नहीं करेगा। मैंने ये देखा है, मेरा अनुभव है कि नेता को ये चिंता तो होती है कि ये अफसर मेरे लिए कितना यूजफुल है, उसको उससे ज्यादा फिक्र होती है कि किसी मेरे मुखालिफ से तो नहीं मिल जाएगा, उसके कहने से मेरी जड़ तो नहीं काटेगा, उसकी चिंता इन्हें ज्यादा होती है। तो ऐसे अफसर जिसकी रेपुटेशन ये हो जाए कि ये फेयर है, तो बीच बीच में उसको किसी अच्छी पोस्ट पे न लगा के दाएं बाएं भी लगाते हैं, उससे अगर घबरा के आदमी माथा टेक दे तो गलत होगा। मेरी जिंदगी में ये जो कोल्ड स्टोरेज वाली इसको हरियाणा में खुड्डे लाइन पोस्ट, वो भी गया है पूरे शहर में। बजाय उससे मैं डिमोरलाइज होने के उन पोस्टों से मैं खुश होता था कि चलो अब मुझे वो काम करने का मौका मिल गया, लिखने पढ़ने का या कुछ और सुधार करने का, कि जो म्यूजिक पे भी नहीं कि ताकि कुछ मेहनत करने के बाद कोई रेस्ट भी तो चाहिए होता है, तो चलिए आपको रेस्ट मिल गया। और सबसे जो दिलचस्पी की बात है जो कभी किसी के सामने जिक्र नहीं आया,
मैं मिस्टर चौटाला का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, और लेकिन आपको जान के हैरानी होगी किन हालात में मैं बना। चौटाला साहब की फैमिली से, क्योंकि देवीलाल जी के जमाने में मैं डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन था हरियाणा का, बड़े हाँ उस लिहाज से, और कितनी बड़े तो पूरे बाकी परिवार से भी जान पहचान अच्छी, इस परिवार से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। लेकिन जब उन्होंने मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया, उस जमाने में वो मेरे से बातचीत भी नहीं थी, उन्होंने मेरे सलाम लेना भी बंद कर रखा था, क्योंकि कुछ एक आध को ऐसे डिसीजन के जो असल में ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं जो गलत काम कराते हैं कि जी कुरैशी से ये करा लो, तो वो मैंने नहीं किया, बार बार कहने पे नहीं किया, तो नाराजगी हो गई। लेकिन मुझे उससे कुछ परेशानी नहीं, क्योंकि मैं तो इस किस्म के मौके की तलाश में रहता है कि सरकार मुझसे नाराज हो और मुझे साइड लाइन करे ताकि मैं अपने रेस्ट कर लूं, कुछ अपने लिखाई पढ़ाई कर लूं। तो उस हालात में जब मुझे चौटाला साहब का फोन आया कि मैं तुमको अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाना चाहता हूं, मैंने कहा साहब सोच लीजिए। तूने कहा भैया कोई चीफ मिनिस्टर अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बगैर सोचे लगाएगा क्या? तो मुझे मालूम है। तो मैंने कहा जी देखिए ये मेरी स्ट्रेंथ्स है, ये मेरी वीकनेसेस हैं। तो उन्होंने कहा कि यही चीज है मुझे पसंद है तुम्हारी, और ये कि तुम साफ बात करते हो। तो इसलिए मैंने ये देखा कि नेता अभी इन द हार्ट ऑफ हार्ट अच्छे ईमानदार अफसर को और फ्री एंड फेयर एडवाइस देने वाले को ही पसंद करता है। सर हमारे चैनल से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के रूप में इससे सुंदर और प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहूंगी कि आपकी हर पीढ़ी विश्वास कर सकती है इन पर। क्लैरिटी, कलर, कट और हॉलमार्क, ये तो हीरे और ज्वेलरी की पहचान है, पर जो सबसे अहम है वो है कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस, एक विश्वास जो रहेगा आपके आने वाले कल के साथ। अनुपचंद तिलकचंद ज्वेलर्स, AT, a symbol of trust। आप हर चीज परख कर देखकर खरीदते हैं ना, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने की निशानी है ये। घर चलाने की जिम्मेदारी जो आप पर है, लेकिन बस इतनी ही जिम्मेदारी नहीं है आपकी, देश चलाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आवश्यक रूप से मतदान करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शासन करने वालों का चुनाव करता है आपका वोट। सच्चे और जिम्मेदार नागरिक बने, मतदान अवश्य करें। पहले मतदान, फिर दूजा काम। दीदी तेरे पास ABCD है? मुझे भी चाहिए। काम है तो दीदी, वरना नेहा। खुद जा आइडिया शोरूम और ले ले। अकेले जाऊं क्या? आ गया आइडिया शोरूम, करा ले ABCD। 1 2 1 डायल करो और जहाँ खड़े हो वहीं आएगा आइडिया शोरूम। यहीं पाइए ABCD यानी एस्ट्रोलॉजी, बॉलीवुड, क्रिकेट, डायलेटोन, सब कुछ। ऑल आउट दीदी। नेहा फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, सॉफ्ट जैम, लाइफ में लाए मजा। सन एंड सन ज्वेलर्स लाए हैं बड़ा ऑफर, बड़ी खुशियाँ सीजन 5, जहां प्रत्येक 10,000 के आभूषणों की खरीदी पर आप पाएंगे लाखों के उपहार जीतने का मौका। सन एंड सन ज्वेलर्स, शुद्धता ही हमारी पहचान। मैं हमारे परिवार के लिए शुद्ध और सेहतमंद रसोई चाहूँ। और ये तेल? ये भी एकदम शुद्ध। पर ये तेल तो बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। है? कैसे? क्योंकि शुद्धता तो सिर्फ काश सोयाबीन तेल में ही बसती है। शुद्धता की निशानी कहे सेहत की कहानी, काश सोयाबीन तेल, जिसका नहीं कोई मेल। काश अपनाइए, बेफिक्र हो जाइए। The new Bolero। गेहूं का उत्कृष्ट बीज उपचारक बायर का रैक्सेल। रैक्सेल जब बीज में लगेगी, गेहूं की फसल तंदुरुस्त उगेगी। रैक्सेल की मात्रा 1 ग्राम प्रति किलो बीज। रैक्सेल से करें कंडुआ की रोकथाम। आप भी अपनाइए रैक्सेल। रैक्सेल का वादा, खर्चा कम, पैदावार ज्यादा। ज्यादा फीचर्स,
टेस्ट ड्राइव मिलेगा? हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा जुपिटर। भागते हाँफते न थकने वाले शहरों में बहुत शोर है। इस शोर के बीच अब सुनी जाएगी आपकी आवाज, आपकी परेशानी, ताकि बदलते वक्त के साथ बदल सके प्रदेश के हालात, आपके हालात। 10 रीजन 10 खबरें रोज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। प्रायोजक हैं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, देश का नंबर 1 ट्रैक्टर, और टीवीएस जुपिटर। कांग्रेस में अनबन की अटकलें तेज हो गई हैं। आज एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने सोनिया गांधी से मुलाकात करके पार्टी के बड़े नेताओं की शिकायत की। भूरिया ने टिकट बंटवारे को लेकर लगातार दखल अंदाजी करने का भी आरोप लगाया। मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन जारी है। नामों पर चर्चा के लिए शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में हैं।